नमस्कार बच्चों, स्वागत है आप सभी का श्री श्याम ग्रुप ऑफ एजुकेशन के यूट्यूब चैनल पर। मैं विकास शर्मा आपको प्लस वन की फिजिक्स करवा रहा हूँ और इसके अंदर अपने जो चैप्टर पढ़ रहे हैं उसके अंदर अपना लास्ट टॉपिक जो चल रहा था घूर्णी गति था। और आज हम लोग पढ़ेंगे अचल अक्ष के परितः घूर्णी गति में अचल अक्ष के परितः घूर्णी गति में दृढ़ पिंड का कोणीय संवेग। दृढ़ पिंड का कोणीय संवेग, ठीक है। तो हम लोग पढ़ने वाले हैं दृढ़ पिंड के कोणीय संवेग के बारे में कि जो दृढ़ पिंड होता है उसके कोणीय संवेग का मान हम लोग किस प्रकार से ज्ञात करेंगे, ये हम लोग आज पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले अपने एक अक्ष लेते हैं जिसके सापेक्ष इसे घुमाएंगे और दूसरे जो अक्ष है वो एक्स वाई और जेड है। और यहाँ क्या है, अपना एक दृढ़ पिंड रखा गया है, ये मूल बिंदु O है और इस पोजीशन पर अपने आर वेक्टर जो इसकी पोजीशन है, यहाँ पर एक कण रखा गया है। पॉइंट P पर क्या है, एक कण रखा गया है और ये जिस पथ के अनुदिश गति करेगा वो पथ कैसा होगा भी, वो पथ जो वर्ताकार होगा, यानी ये वर्ताकार पथ में क्या करेगा, अपना कण जो है वो गति करेगा। तो यहाँ से जैसे मैं इसे वर्ताकार पथ बना देता हूँ और इसे सीधा मिला देते हैं और इसका कोई नाम लिख देते हैं, जैसे C लिख दिया और ये RC बन जाएगा, जिसे हम लोग RCI वेक्टर के रूप में जानते हैं। तो ये अपना RC सदिश है यहाँ पर। तो O जो है इसका क्या है, मूल बिंदु है। तो ये अपने बात लिख दी है किसके लिए, ये हम लोगों ने बात लिख दी है किसी एक दृढ़ पिंड के लिए। और दृढ़ पिंड के लिए जो कणों का निकाय होता है उसके लिए कोणीय संवेग हम लोग पहले पढ़ चुके हैं। उसके लिए कोणीय संवेग L वेक्टर जो था उसका मान हम लोगों ने लिखा था समेशन 1 से लेकर के n तक और लिखा था RI क्रॉस PI, RI वेक्टर क्रॉस PI वेक्टर। ये क्या था, कणों की निकाय के लिए कोणीय संवेग का मान था, RI वेक्टर क्रॉस PI वेक्टर। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि अगर अपने बात करें पॉइंट P पर जो कण रखा गया है उसकी, तो मूल बिंदु के सापेक्ष उसका स्थिति सदिश क्या है, मूल बिंदु के सापेक्ष उसका स्थिति सदिश जो है वो R वेक्टर है। कितना है, R वेक्टर है। और ये जो R वेक्टर जो आपके पास में है, ये R वेक्टर किसके बराबर है, तो यहाँ से अगर आप लोग देखो तो ये R वेक्टर जो है OC और जो CP आपके पास में दूरियां है, जो OC और CP जो आपके पास में है, दोनों तरफ सदिश राशियाँ लिखते हैं। तो यहाँ भी मैंने सदिश राशियों के रूप में इसे लिख दिया है। तो OC वेक्टर प्लस CP वेक्टर के रूप में हम लोगों ने इसे लिख दिया है। अब यदि अपने बात करें पॉइंट P पर जो कण है वो कितने वेग से गति कर रहा है, v वेग से गति कर रहा है या v वेक्टर वेग से यदि माने कि वो गति कर रहा है, तो उसके संवेग का मान कितना होगा, उसके संवेग का मान यहाँ जो कण है उसका mv वेक्टर होगा, जिसकी दिशा किस दिशा में होगी, तो आपका जो वेग v होता है उसकी दिशा अगर देखें तो उसकी स्पर्श रेखा के अनुदिश होती है, तो जो संवेग आएगा उसकी दिशा भी कहाँ होगी, स्पर्श रेखा के अनुदिश होगी। और कितनी मान जो होगा संवेग का वो क्या होगा, mv वेक्टर होगा। अतः इस कण का कोणीय संवेग जो है वो कितना होगा, इस कण का कोणीय संवेग हुआ स्मॉल l वेक्टर इक्वल r वेक्टर क्रॉस p वेक्टर। कितना होगा, स्मॉल l वेक्टर इक्वल r वेक्टर क्रॉस p वेक्टर। कैपिटल L तो अपने संपूर्ण कण के लिए लिख देंगे, तो इसे मैंने लिख दिया स्मॉल l वेक्टर इक्वल r वेक्टर क्रॉस p वेक्टर। तो यहाँ से यदि अपने स्मॉल l वेक्टर को देखें कि स्मॉल l वेक्टर किसके बराबर है, तो r वेक्टर का मान कितना रखा गया है अपने पास में, ये रखा गया है OC वेक्टर प्लस CP वेक्टर और क्रॉस में क्या आ जाएगा, P वेक्टर आ जाएगा। इसे यदि मैं खोलता हूँ तो ये बनता है OC वेक्टर क्रॉस P वेक्टर प्लस ये बनता है CP वेक्टर क्रॉस P वेक्टर। ये समीकरण जो है हमारे पास में बन जाती है। तो यहाँ से यदि अपने P वेक्टर का मान रखें तो P वेक्टर आप लोग जानते हो, मैंने आपको बताया भी है। समीकरण नंबर सभी को लगाते हुए चलते हैं, जैसे इसे मैं 1 लगा देता हूँ, इसे 2 लगा देता हूँ और इसे बाद में लगाएंगे। इसे अपने पहले P वेक्टर की बात करेंगे। तो P वेक्टर किसके बराबर होता है भाई, रेखीय संवेग है, mv वेक्टर के बराबर होता है, इतना तो आपको पता ही है। तो ये मान यहाँ रख देते हैं। तो ये L वेक्टर किसके बराबर बनता है, ये बनता है OC वेक्टर क्रॉस mv वेक्टर के, ठीक है, प्लस CP वेक्टर और क्रॉस कितना mv वेक्टर बनता है।
ठीक है। तो ये समीकरण जो है हमारे पास में प्राप्त हो जाती है। इसे कोई समीकरण नंबर मैं लगा देता हूँ, जैसे समीकरण नंबर इसे मैंने लगा दिया है 3। यदि इस समीकरण को अपने देखें तो यहाँ आपके पास में दो मान आ रहे हैं, एक तो आ रहा है ओसी वेक्टर क्रॉस एमवी वेक्टर, और एक आपके पास में मान क्या आ रहा है, एक मान आ रहा है सीपी वेक्टर क्रॉस एमवी वेक्टर। ये दो मान आप लोगों को यहाँ प्राप्त हो रहे हैं। सबसे पहले यदि अपने देखें कि जो आपके पास में पहला घटक जो ले रखा है ओ सी वेक्टर क्रॉस एम वी वेक्टर, इसकी दिशा जो आएगी वो कौन सी दिशा में आएगी, तो इसकी दिशा आएगी, इसकी दिशा अगर अपने देखें तो जेड एक्स जो है उसके क्या होगी, लंबवत होगी। क्यों होगी जेड एक्स के लंबवत इसकी दिशा, ये जो घटक है इसकी दिशा की यदि अपनी बात करें तो वो क्या होगी, ये जेड एक्स के लंबवत होगी। यहाँ लिख देता हूँ मैं, इसकी दिशा कहाँ होगी, जेड एक्स के लंबवत होगी। अब भाई जेड एक्स के लंबवत क्यों होगी, तो ये सोचने की बात है कि जेड एक्स की लंबवत जो दिशा है वो क्या होगी। तो यहाँ अगर आप ओ सी को देखो, इसे देखो, ओ सी को देखो, तो ओ सी वेक्टर की दिशा कहाँ है, ओ सी वेक्टर की दिशा जेड एक्स के अनुदिश है। इसकी दिशा कहाँ है, ओ सी वेक्टर की दिशा है जो ओ सी वेक्टर है, इसकी दिशा जेड एक्स के अनुदिश है। यदि इसकी दिशा जेड एक्स के अनुदिश है तो इनका जो क्रॉस प्रोडक्ट आएगा उसकी दिशा तो इसके तल के लंबवत क्या होगी, बाहर की ओर होगी। इसलिए ये जो घटक है इसको मैं लिख देता हूँ एल और परपेंडिकुलर से, ठीक है, एल लंबवत के रूप में हम लोग इसे लिख देते हैं। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अपने जो सीपी वेक्टर क्रॉस एमवी वेक्टर है इसे, इसकी दिशा अगर देखी जाए सीपी वेक्टर क्रॉस एमवी वेक्टर की, तो इसकी दिशा कहाँ आएगी, इसकी दिशा आएगी जेड एक्स के अनुदिश। इसकी दिशा कहाँ आएगी, जेड एक्स के अनुदिश आएगी, ठीक है। इसकी दिशा कहाँ आने वाली है, जेड एक्स के अनुदिश आने वाली है। क्यों आने वाली है, तो सीपी को देखो आप लोग, सीपी आपको इस दिशा में लिखा हुआ मिलेगा, और एम वी वेक्टर इसकी दिशा तो स्पर्श रेखीय तल के अनुदिश है, यानी एक की दिशा तो इस तरफ आ गई, दूसरा यहाँ से एक सर्कल बन रहा है, ठीक है, एक सर्कल बन रहा है, और पॉइंट पी जो है इससे अपने क्या करें, एक स्पर्श रेखा खींचे, वो दिशा होगी एम वी वेक्टर की। तो वो स्पर्श रेखा खींचोगे तो वो इन दोनों तलों के अंदर ही आ जाएगी, एक्स और वाई के अंदर, ठीक है। तो जो दोनों कंपोनेंट आपके पास में आ रहे हैं सीपी और एमवी, इनकी डायरेक्शन अगर अपने देखें तो एक्स और वाई में ही आ रही है, एक्स वाई जो आपके पास में तल है इसी में आ रही है। तो इन दोनों के तल के लंबवत किसकी दिशा होगी, इन दोनों के तल के लंबवत जो आपके पास में परिणामी मान आने वाला है उसकी दिशा होगी। और इन दोनों के तल के लंबवत कौन सा एक्स है, जेड एक्स है, तो इसकी दिशा कहाँ होगी, जेड एक्स के अनुदिश होगी। और इसे मैं लिख देता हूँ किससे, एल जेड से। तो ये आपके पास में कितना आ जाता है, एल जेड आ जाता है। तो अब आपके पास में ये जो समीकरण है ये क्या बन जाती है, ये समीकरण बन जाती है एल वेक्टर इक्वल एल परपेंडिकुलर प्लस क्या बन जाता है, एल जेड बन जाता है। तो इस तरीके से आप लोगों के पास में ये समीकरण प्राप्त हो जाती है। अगर संपूर्ण पिंड के लिए देखा जाए, हम लोग किसकी बात करें, यदि संपूर्ण पिंड की बात करें तो संपूर्ण पिंड के लिए आपके पास में जो मान आएगा वो कितना आएगा, संपूर्ण पिंड के लिए, संपूर्ण पिंड के लिए, संपूर्ण पिंड के लिए यदि आपने देखे तो ये जो समीकरण आपके पास में है इसे एल जो जहाँ लिखा गया है वहाँ एल आई लिखोगे, समीशन करोगे 1 से लेकर के n तक। इसी तरीके से यहाँ लिखोगे एल आई परपेंडिकुलर और समीशन करोगे 1 से लेकर के n तक, प्लस समीशन करोगे 1 से लेकर के n तक, और क्या लिखोगे, एल आई जेड वेक्टर लिखोगे। अब देखो ये और ये 3 मान आपके पास में प्राप्त हो जाते हैं। इन्हें किस तरीके से आपको लिखना होगा, तो सबसे पहले जो ये मान है ये आपके पास में कैपिटल एल वेक्टर के बराबर होगा, यानी संपूर्ण पिंड जो है उसका कोणीय संवेग होगा कैपिटल एल वेक्टर। और ये जो मान लिखा गया है ये किसके बराबर होगा, तो ये एल परपेंडिकुलर के बराबर होगा, और ये मान जो है एल जेड के बराबर होगा। यानी जो लंबवत घटक आ रहे हैं और जो दिशा में घटक आ रहे हैं उन सब के मान जो संपूर्ण पिंड के लिए यदि अपने लिख देते हैं तो कैपिटल के रूप में हम लोगों ने इसे लिख दिया। यहाँ एक कण की बात कर रहे थे और यहाँ अपने जो लिख दिया है ये क्या है, संपूर्ण पिंड के बारे में टर्म लिखी गई है। आगे यदि हमने देखें तो पिंड का कुल कोणीय संवेग अगर देखें तो पिंड के कुल कोणीय संवेग के अंदर जो आपके पास में केवल उसी घटक का मान आता है जिसकी दिशा कहाँ होती है, घूर्णन अक्ष के अनुदिश होती है। केवल उसी घटक का मान जो आपको लेना होता है। तो इसके अंदर घूर्णन अक्ष के अनुदिश कौन सा घटक है, एल जेड घटक है, और जो एल लंबवत घटक है, एल लंबवत घटक कहाँ है, लंबवत है। तो जो लंबवत घटक होता है उसे अपने क्या कर देंगे, यहाँ पर छोड़ देंगे क्योंकि इसका मान तो 0 होगा, और जो केवल एक्स के अनुदिश होता है उसी घटक को अपने क्या करते हैं, लेते हैं। तो ये लंबवत वाला घटक है, ये तो यहाँ से 0 हो जाएगा। और आपके पास में जब कोणीय संवेग की बात करेंगे तो सिर्फ जो लंबवत घटक आने वाला है उसी घटक को हम लोग लिखते हैं। तो ये कितना आएगा, एल जेड
वेक्टर आएगा, या एल वेक्टर इक्वल क्या लिख सकते हो, एल जेड के कैप के रूप में आप लोग इसे लिख सकते हो। तो केवल इसी घटक के रूप में आपके पास में मान जो है वो बचने वाला है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। और अगर अपने किसी सममित पिंड के लिए बात करें कि किसी सममित पिंड के लिए एल जेड का मान कितना होगा, तो एल आपके पास में कोणीय संवेग है। एल क्या है, कोणीय संवेग है। तो एल जेड वेक्टर की यदि अपने बात करें या एल जेड जो है उसका मान ज्ञात कर रहे हैं, तो इसका मान जो आपके पास में आने वाला है वो आने वाला है आर क्रॉस पी के बराबर। ये जो आपके पास में मान है एल वेक्टर इक्वल एल जेड के, ये किसके बराबर आने वाला है, ये आने वाला है आर सी आई क्रॉस पी आई वेक्टर के बराबर। ठीक है, और समीशन कहाँ से लेकर के कहाँ तक होगा, इसका 1 से लेकर के n तक होगा। तो ये आर सी आई वैक्टर क्रॉस पी आई वैक्टर जो है इससे आपको कोणीय संवेग का मान मिलने वाला है। पी तो आपके पास में रेखीय संवेग है, आर सी आई ये जो आपके पास में दूरी है सी पी, जो दूरी है इस सी पी का मान मैंने लिखा है। देखिए इसे यहाँ से मैंने इस टर्म को क्या लिखा है, आर सी आई वैक्टर क्रॉस पी आई वैक्टर के रूप में लिखा है। पी आई वैक्टर की अगर बात की जाए तो पी आई वैक्टर जो आपके पास में है वो किसके बराबर होता है, वो बराबर होता है एम आई वी आई वैक्टर के। किसके बराबर होता है, एम आई और वी आई वैक्टर के बराबर होता है। तो इसे हम लोग इस रूप में भी लिख सकते हैं। ठीक है, और आगे बढ़े अगर अपने और देखें इसे, तो v को क्या लिख सकते हैं, v को लिख सकते हैं आर ओमेगा। v को क्या लिख सकते हैं, आर ओमेगा लिख सकते हैं। तो परिमाण के रूप में यदि हम लोग इसे लिखते, परिमाण के रूप में लिखते तो ये लिखा जाता है पी आई, एम आई और वी आई। ठीक है, और इसे आप लोग क्या लिख सकते हो, v को क्या लिख सकते हो, आर ओमेगा लिख सकते हो। क्यों, क्योंकि ओमेगा किसके इक्वल होता है, v अपॉन आर के इक्वल होता है। ये फॉर्मूला पहले अपने पढ़ चुके हैं कि अपना ओमेगा किसके इक्वल होता है, v अपॉन आर के इक्वल होता है। तो जहाँ अपने v के मान की जरूरत है वहाँ हम लोग क्या रख देंगे, जो आपके पास में मान है, कौन सा मान है v का, आर ओमेगा है, उस आर ओमेगा को अपने यहाँ पर लिख देंगे। तो इससे आपके पास में एल वेक्टर का मान, देखिए पहले तो अपने इसे सॉल्व करेंगे पी आई वेक्टर को, जो एक्स्ट्रा टर्म सामने है नहीं हटाता हूँ पहले। देखिए यहाँ से सोल्व कर रहा हूँ मैं इसे, जो आपने ये लिख रखा है ये मान, इसे सोल्व अगर अपने करें तो जो आपका p वेक्टर होता है ये किसके बराबर होता है, p जो है mv के बराबर होता है। तो p को क्या लिख सकते हो आप लोग, mv लिख सकते हो। और v की यदि बात की जाए v की, तो v का मान यहाँ से आप लोग देख सकते हो किसके बराबर आता है, ओमेगा r के बराबर आता है। और इस मान को अपने अगर काम में ले तो इस मान को आप लोग कहाँ लिख सकते हो, p इक्वल m v, और ये किसके इक्वल आएगा अपने, p जो है m ओमेगा r के इक्वल आ रहा है। तो अगर कंप्लीट p की बात की जाए तो p का मान आप लोग क्या लिखोगे, p का मान देखिए क्या लिखोगे, एक तो पी आई का मान लिखेंगे क्योंकि आयु कण की बात करेंगे, m की जगह क्या लिखोगे, एम आई लिखोगे, r की जगह क्या लिखोगे, आर सी आई लिखोगे। r की जगह ध्यान रखना क्या लिखोगे, आर सी आई लिखोगे। क्यों, क्योंकि आपके पास में ये जो r वेक्टर आने वाला है, यहाँ जो r आ रहा है इसकी बजाय क्या आएगा, आर सी आई आएगा। ये दूरी आर सी आई है, आर सी आपके पास में आयु कण के लिए, इसलिए इसके साथ में क्या लिखा गया है, आई लिखा गया है। और ओमेगा सभी के लिए क्या होता है, समान होता है। तो ये तो आपके पास में फॉर्मूले हैं जो मैंने यहाँ लिख रखे हैं, ये तो फॉर्मूले है, पर आपको मान किसका चाहिए, पी आई का चाहिए। तो पी आई का मान इन फॉर्मूलों के अकॉर्डिंग क्या बनेगा, आयु कण का है तो पी की जगह तो क्या आएगा, पी आई, एम की जगह एम आई, ओमेगा अपनी जगह, आर की जगह आर सी आई, क्योंकि वहाँ पर अपने आर सी से लिख रखा है। अब देखिए आगे इस एल वेक्टर को और क्या लिख सकते हो, इसे लिख सकते हो समेशन आर सी आई और पी, और साथ में क्या लिख सकते हो, के कैप लिख सकते हो परिमाण के रूप में यदि आप लोग इसे लिखते हो। क्यों, क्योंकि इसकी डायरेक्शन कौन सी दिशा में है, के कैप दिशा में है। तो अब आपके पास में एल वेक्टर का जो मान आएगा, एल वेक्टर का मान वो कितना आएगा, तो देखिए वो कितना आएगा, यहाँ से तो आएगा एम आई, ये एम आई और साथ में एक आर सी आई पहले से, एक आर सी आई ये, तो आर स्क्वेयर सी आई ओमेगा साथ में और के कैप, और इसका मान 1 से लेकर के n तक आपके पास में बनने वाला है। तो इस तरीके से आप लोग क्या कर सकते हो, इन समीकरणों को लिख सकते हो। ठीक है, आगे यदि अपने इसे और सॉल्व करें तो ओमेगा यहाँ से इस समीशन से क्या आ जाता है, बाहर निकल जाएगा और ये बन जाएगा समीशन एम आई आर सी आई इसकी स्क्वायर, ठीक है, और के कैप, और इसका मान 1 से लेकर के कहाँ तक है, n तक। ये जो टर्म अंदर लिखी गई है समीशन एम आई आर सी आई या समीशन एम आई जो
एम आर स्क्वायर आपके पास में होता है, समेशन एम आर स्क्वायर आई के बराबर होता है। तो ये मान भी किसके बराबर होगा, आई के बराबर होगा। तो ये मान आपके पास में बनेगा एल वेक्टर इक्वल आई ओमेगा के। एल वेक्टर का मान क्या बनेगा, एल वेक्टर का आपके पास में मान बनेगा आई ओमेगा के। ठीक है, और ये मान किसका है आपके पास में, एल जेड वेक्टर का है। ये देखिए एल वेक्टर और एल जेड कैप जो आपके बराबर है, तो यहाँ से एल वेक्टर जो आपके पास में आने वाला है वो आई ओमेगा के या एल जेड वेक्टर के बराबर आ जाएगा। तो इस तरीके से हम लोगों ने क्या कर लिया है, एल वेक्टर का मान जो है वो प्राप्त कर लिया है। ठीक है, तो इस समीकरण को मैं ऊपर लिख देता हूँ, फिर अपने आगे इसे सोल्व करते हैं कि हमारे पास में जो एल वेक्टर है या जो एल जेड वेक्टर है वो किसके बराबर है, वो आई ओमेगा के कैप के बराबर है। ठीक है, देखिए आगे अब देखो अपने आगे बात करते हैं कि अपने पास में जो अचल अक्ष के परितः घूर्णी गति करता हुआ पिंड होता है उसके लिए टो का मान अगर देखा जाए तो टो उसके लिए किसके बराबर होता है, उसके लिए टो जो है वो बराबर होता है डी एल बटा डी टी की। टो किसके बराबर होता है, डी एल बटा डी टी के बराबर होता है। ठीक है, और यहाँ से यदि अपने देखें कि अगर अपने एल का मान रखते हैं, किसका मान रखते, एल का मान रखते, तो एल का मान रखने पर आपके पास में क्या बनता है, देखिए यहाँ यदि आप लोग एल का मान रखते डी बटा डी टी, एल का मान क्या रखते, एक तो रखते एल परपेंडिकुलर और एक आता एल जेड। तो ये जो मान आपके पास में ये तो पहले से ही शून्य ले चुके हैं अपने, और सिर्फ कौन सा घटक रख रहे थे जो अक्ष की दिशा में है, और इसे लिख देते डी बटा डी टी। और इसका मान कितना है, एल जेड वेक्टर का मान लिख रखा है मैंने, वो बराबर है आई ओमेगा के कैप के। किसके बराबर है, आई ओमेगा के कैप के बराबर है। ठीक है, तो अब अपना मान कितना बन गया, आई ओमेगा के कैप बन गए हैं। और यहाँ से यदि अपने देखें तो ये किसके बराबर है, ये टो वेक्टर के बराबर है। ये मान किसके बराबर है, टो वेक्टर के बराबर है। टो वेक्टर अपना किसके बराबर है, टो वेक्टर अपना डी बटा डी टी आई ओमेगा के बराबर है। और यदि आप लोग इसे परिमाण के रूप में लिखते, परिमाण के रूप में यदि मैं इसे लिखता तो क्या बनता, टो इक्वल बनता डी बटा डी टी और आई ओमेगा बनता। अब देखिए एक तो अपने यहाँ से बात करेंगे कि अगर बाह्य बल आघूर्ण का मान कितना हो, 0, तो उसमें आई ओमेगा आपका क्या होगा, नियत होगा। एक आप लोग यहाँ से बात करोगे इसी समीकरण की, टो इक्वल अगर आगे सोल्व करते हो तो डी बटा डी टी और ओमेगा, डी ओमेगा बटे डी टी, डी ओमेगा बटे डी टी किसका मान है, अल्फा का मान है। तो टो किसके इक्वल आ जाता है, अपना आई अल्फा के बराबर आ जाता है। एक तो इंपॉर्टेंट रिजल्ट यहाँ से ये निकल करके आता है। दूसरा, यदि आपके पास में क्या हो, बाह्य बल आघूर्ण अनुपस्थित हो, यदि क्या हो, बाह्य बल आघूर्ण अनुपस्थित हो, यदि बाह्य बल आघूर्ण अनुपस्थित हो, बाह्य बल आघूर्ण अनुपस्थित हो, यानी टो जो है वो कितना हो, 0। अगर यहाँ से अपने देखें इस कंडीशन से कि अगर यहाँ से टो का मान कितना हो, 0, तो आई ओमेगा किसके बराबर आएगा, आई ओमेगा बराबर कांस्टेंट आएगा। क्यों, क्योंकि फिर ये टर्म जो आपके पास में किसके बराबर आएगी, 0 के बराबर आएगी। कौन सी, जो आपने लिख रखा है टो इक्वल डी बटा डी टी आई ओमेगा, तो ओमेगा है भाई ये आई ओमेगा। अगर ये 0 के बराबर, तो कौन 0 के बराबर होता है, किसका अवकलन 0 आता है, तो कांस्टेंट का अवकलन 0 आता है। इसका मतलब आई ओमेगा अपना जो है वो क्या है, कांस्टेंट है। और आई ओमेगा किसका मान है, एल जेड का मान है, आई ओमेगा। तो एल जेड इक्वल आई ओमेगा किसके इक्वल होता है, कांस्टेंट के इक्वल होता है। और कब होता है, जब बाह्य बल आघूर्ण टो का मान कितना होता है, 0 होता है। जब बाह्य बल आघूर्ण टो अपना 0 होता है, उसमें आई ओमेगा क्या होता है, कांस्टेंट होता है। तो ये अपने पास में कुछ एक बातें थी आई ओमेगा के बारे में। अब देखिए आई ओमेगा का मान अगर कांस्टेंट है तब इसका क्या मतलब है, आई ओमेगा का मान कांस्टेंट, आई ओमेगा का मान कांस्टेंट होने का मतलब हो गया कि अगर बाह्य बल आघूर्ण नियत हो, बाह्य बल आघूर्ण क्या हो, कांस्टेंट हो, तो आई और ओमेगा जो है एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती हो जाते हैं। यदि जड़त्व आघूर्ण का मान बढ़ा देते हो तो कोणीय वेग कम हो जाएगा, और अगर जड़त्व आघूर्ण कम कर देते हो तो कोणीय वेग का मान क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। ये इंपॉर्टेंट रिजल्ट जो है अपने पास में यहाँ से
निकल करके आता है। अब देखते हैं कोणीय संवेग के कुछ उदाहरण। कोणीय संवेग के कुछ एक उदाहरण देखते हैं और फिर अपना ये जो चैप्टर है ये कंप्लीट हो जाएगा। देखिए, अगर उदाहरण की बात कर रहे हैं अपने कोणीय संवेग से संबंधित कुछ एक उदाहरण कि इसके अंदर हम लोगों ने रिजल्ट निकाला है आई ओमेगा इक्वल कॉन्स्टेंट, कब? जब टो इक्वल क्या हो? 0 हो। देखिए, इसका उदाहरण आप लोग ये मान सकते हो कि जब अपने पास में क्या होता है, कोई एक द्रव्यमान होता है और उसे अपने क्या करें, धागे से बांध ले। कोई एक द्रव्यमान ले, इसका फर्स्ट एग्जांपल आपको बता रहा हूँ कि कोई एक द्रव्यमान ले और उसे क्या करे, एक धागे से बांध ले और जोर से क्या कर दे, उसे घुमाना शुरू कर दे। अब देखिए, उसे घुमाते हुए आप अंगुली पर लपेटने की कोशिश करो। द्रव्यमान है, उसके धागा बांध लिया और आप लोग उसे घुमा रहे हो और अंगुली के क्या कर रहे हो, आप लोग उसे लपेटते जा रहे हो। तो आप लोग देखोगे कि जैसे जैसे वो द्रव्यमान पास में आता जा रहा है, उसकी स्पीड जो है वो क्या होती जा रही है, बढ़ती जा रही है। क्यों बढ़ती जा रही है? क्योंकि पास आने का मतलब क्या हो गया, जड़त्व आघूर्ण कम होना, जिससे ओमेगा क्या हो गया, बढ़ गया। पास आने पर जड़त्व आघूर्ण कैसे बढ़ा? तो एम आर स्क्वायर देख लो, आर के स्क्वायर के समानुपाती जड़त्व आघूर्ण, जितनी गुणन अक्ष से दूरी होगी उतना ज़्यादा जड़त्व आघूर्ण होगा। अगर दूरी कम हो जाएगी तो दूरी कम होगी, जड़त्व आघूर्ण कम, और जड़त्व आघूर्ण कम तो ओमेगा का मान क्या होगा, बढ़ जाएगा। दूसरा उदाहरण अगर अपने इसमें देखें तो आपकी बुक में जो दे रखा है उसमें दिया गया है कि जब आपके पास में क्या होता है, कोई एक घूमने वाला स्टूल होता है। कोई एक स्टूल है जो क्या कर सकता है, चारों ओर घूम सकता है। जैसे घूमने वाली कुर्सी होती है उसी प्रकार से घूमने वाला स्टूल भी होता है। उस स्टूल पर बैठ करके कोई आदमी जो है वो 2 डंबल को अपने हाथ में लेकर के बैठा है। पहले क्या कर रहा है, वो अपने हाथों को फैला करके बैठा है और उस स्टूल को जोर से घुमाता है। जोर से घुमाने के बाद में वो जैसे ही क्या करता है, अपने हाथों को पास लेकर के आता है, तो जो ओमेगा है उसका मान क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। यानी कोणीय वेग जो है उसका क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। क्यों? क्योंकि जब वो अपने हाथों को पास में लेकर के आ जाता है तो जड़त्व आघूर्ण कम हो जाता है। क्यों? क्योंकि घूर्णन अक्ष से दूरी कम हो जाती है, इसलिए कोणीय वेग ओमेगा जो है वो क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। अगर वो अपने हाथों को क्या कर दे, फैला दे, तो जब वो अपने हाथों को फैलाता है तो उस समय जड़त्व आघूर्ण का मान क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। क्यों? क्योंकि घूर्णन अक्ष से दूरी जो है वो क्या हो गई, बढ़ गई है। तो जड़त्व आघूर्ण का मान जब बढ़ जाएगा तो कोणीय संवेग का मान, ये कोणीय वेग का मान क्या हो जाएगा, कम हो जाएगी। यानी स्पीड जो है उसकी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो इसी तरीके से आप लोग और भी एग्जाम्पल देख सकते हो अपने सामान्य लाइफ में, जहाँ जड़त्व आघूर्ण और कोणीय वेग में संबंध होता है। यानी जैसे ही बल आघूर्ण टो इक्वल 0 होगा, आई ओमेगा क्या आ जाएगा, कांस्टेंट आ जाएगा। तो ये आपके पास में कुछ एक उदाहरण थे जो इनसे जुड़े हुए थे। अगला टॉपिक आता है लोटनिक गति। लोटनिक गति, तो जैसे ही आपका ये चैप्टर शुरू हुआ था, चैप्टर की शुरुआत में ही मैं इन गतियों को स्पष्ट करवा चुका हूँ आपको कि कब कौन सी गति होती है, कब स्थानांतरण गति होती है, कब घूर्णी गति होती है और कब लोटनिक गति होती है। अब अपने सिर्फ बात करने वाले हैं लोटनिक गति में गतिज ऊर्जा की। जो लोटनिक गति है, लोटनिक गति में गतिज ऊर्जा, लोटनिक गति में गतिज ऊर्जा की बात करने वाले हैं। तो लोटनिक गति में क्या होता है, लोटनिक गति में स्थानांतरण गति भी होती है और घूर्णन गति भी होती है। ठीक है, बिल्कुल शुरुआत में मैं लोटनिक गति के बारे में आपको बता चुका हूँ चैप्टर में, तो पीछे वाले वीडियोस में आप लोग देख लेना। तो लोटनिक गति क्या होती है, सीधा सीधा अगर मतलब देखा जाए तो लोटनिक गति में स्थानांतरण गति प्लस घूर्णन गति दोनों होते हैं। जैसे गाड़ी का पहिया गति करता है तो वो क्या करता है, अपने एक्स के प्रति घूमता भी है और स्थानांतरण गति भी करता है। यानी उसकी जो ऊर्जा आने वाली है वो दोनों प्रकार की ऊर्जा आने वाली है, एक तो स्थानांतरण की और एक घूर्णन की। टी प्लस ई आर, एक तो रोटेशनल बन जाता है और दूसरा आपका जो ट्रांसफर हो रहा है लगातार वो एनर्जी आपके पास में आ जाती है। यानी कुल गतिज ऊर्जा किसके बराबर है, स्थानांतरण गतिज ऊर्जा प्लस घूर्णन गतिज ऊर्जा के बराबर है। यानी ई का मान किसके बराबर है अभी, ई का मान स्थानांतरण गति में एक फॉर्मूला क्या होता है गतिज ऊर्जा का, 1/2 mv² होता है। फॉर्मूला क्या होता है, 1/2 mv², और इसमें 1/2 आई ओमेगा स्क्वायर फॉर्मूला होता है आपके पास में, 1/2 mv² प्लस आई ओमेगा स्क्वायर। यहाँ से कैपिटल एम लिख देता हूँ मैं, संपूर्ण पिंड की बात कर रहे हैं अपने। तो 1/2 mv² प्लस 1/2 आई ओमेगा स्क्वायर। यहाँ से यदि आई की बात की जाए, आई की, तो आई किसके इक्वल होता है, एम के स्क्वायर के। आई किसके इक्वल होता है, एम के स्क्वायर के। एम कुल द्रव्यमान, के क्या है, घूर्णन त्रिज्या है, इसे रखता हूं मैं। तो ये बनता है E = 1/2
एम वी स्क्वायर प्लस 1/2 एम के स्क्वायर और ओमेगा स्क्वायर। क्या बनता है? 1/2 एम के स्क्वायर और ओमेगा स्क्वायर। और अगर मैं यहाँ से कॉमन लेता हूँ किसे? 1/2 एम वी स्क्वायर को। किसे कॉमन लेता हूँ? 1/2 एम वी स्क्वायर को कॉमन लेता हूँ। तब देखिए 1/2 एम वी स्क्वायर, तो 1/2 एम वी स्क्वायर को कॉमन लेने पर यहाँ क्या बचेगा? सिर्फ 1 बचेगा। क्या बचेगा? 1 बचेगा। प्लस यहाँ से 1/2 कैंसिल, m कैंसिल, और के स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर आपके पास में बच जाएगा। अपॉन में क्या आ जाएगा? v स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है। अब देखिए आगे, ओमेगा किसकी इक्वल होता है? ओमेगा इक्वल होता है v/r के। किसके इक्वल? v/r के, यानी v/ ओमेगा किसके बराबर होता है? r के बराबर होता है। यहाँ आपके पास में मान किसका है? ओमेगा/v का है। तो ओमेगा/v किसके बराबर भाई? 1/r के बराबर। 1/r के क्या है? बराबर। तो अब देखिए E इक्वल क्या बना? 1/2 एम वी स्क्वायर 1 प्लस के स्क्वायर, और इसकी जगह वहाँ से क्या आएगा? आर स्क्वायर। तो ये फॉर्मूला जो है आपको प्राप्त हो जाता है, जिसके अंदर आप लोग देख सकते हो गतिज ऊर्जा जो है वो स्थानांतरण की गतिज ऊर्जा और जो गुणन की गतिज ऊर्जा है वो दोनों फॉर्म में आपके पास में 1/2 एम वी स्क्वायर और ब्रैकेट के अंदर 1 प्लस के स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। और चैप्टर का लास्ट जो टॉपिक है वो है रेखीय गति तथा घूर्णी गति की तुलना। रेखीय गति और घूर्णी गति की तुलना। कुछ एक बातें यहाँ से मैं आपको बता देता हूँ, क्योंकि इसके बारे में मैं चैप्टर में आपको साथ के साथ बताता चला हूँ कि कहाँ पर घूर्णी गति आती है और कहाँ पर रेखीय गति आती है। इनमें आपस में किस तरीके की टर्म जो है वो काम में आती है। तो अपना टॉपिक क्या है? रेखीय गति तथा घूर्णी गति की तुलना। रेखीय गति तथा घूर्णी गति की तुलना। यदि इन दोनों गतियों की तुलना की जाए तो देखिए, जैसे आपके पास में रेखीय गति में टर्म्स होती है, उसी प्रकार से घूर्णन गति में भी क्या होती है? आपके पास में टर्म होती है। जैसे रेखीय गति में आपके पास में क्या होता है? जड़त्वीय द्रव्यमान होता है। जैसे रेखीय गति में आपके पास में क्या होता है? जड़त्व द्रव्यमान होता है, जिसे किससे लिखते हैं? m से लिखते हैं। उसी प्रकार घूर्णी गति के अंदर आपके पास में क्या होता है? जड़त्व आघूर्ण होता है। क्या होता है? जड़त्व आघूर्ण होता है, जिसे हम लोग किससे लिखते हैं? I से लिखते हैं। इसी तरीके से जैसे आपके पास में रेखीय गति में रेखीय विस्थापन होता है, रेखीय विस्थापन जिसे लिखा जाता है S से, उसी तरीके से आपके पास में यहाँ क्या होता है? कोणीय विस्थापन होता है। यहाँ क्या होता है? कोणीय विस्थापन होता है, जिसे किससे लिखते हैं? अपने थीटा से लिखते हैं। इसी प्रकार रेखीय गति में आपके पास में क्या होता है? रेखीय त्वरण ए वेक्टर होता है। तो यहाँ आपके पास में क्या होता है? रेखीय ये कोणीय त्वरण होता है, जिसे हम लोग अल्फा वेक्टर से लिखते हैं। और देखो, जैसे रेखीय गति में आपके पास में क्या होता है? रेखीय संवेग पी वेक्टर होता है। उसी प्रकार यहाँ आपके पास में एल वेक्टर होता है। इसी तरीके से यहाँ आपके पास में एफ वेक्टर होता है। यहाँ क्या होता है? टो वेक्टर होता है। इन टर्म्स के बारे में तो अपने पढ़ चुके हैं, चैप्टर के अंदर बहुत बार पढ़ा है इनके बारे में कि कौन सी टर्म किस में अपने काम में आती है। जिस प्रकार रेखीय गति के अंदर आपके पास में फॉर्मूला होता है गतिज ऊर्जा का 1/2 एम वी स्क्वायर, 1/2 एम वी स्क्वायर। इसी तरीके से यहाँ क्या होता है? 1/2 आई ओमेगा स्क्वायर। तो आप लोग देख सकते हो कि बहुत सारी ऐसी टर्म होती है जैसे आपके पास में रेखीय गति में होती है, उसी प्रकार से आपके पास में वो कोणीय गति में होती है। इसी तरीके से आप लोग शक्ति के बारे में देख सकते हो, कार्य के बारे में देख सकते हो। कार्य यहाँ क्या होता है? एफ वेक्टर डॉट ds वेक्टर होता है। ठीक है। इसी तरीके से वहाँ पर अगर कार्य की बात करें तो अपने किस रूप में लिखते हैं उसे? अपने लिखते हैं उसे कार्य को टो वेक्टर डॉट डी थीटा वेक्टर के रूप में। थीटा यहाँ पर विस्थापन है, ध्यान रखना, थीटा विस्थापन है। ठीक है। इसी तरीके से अपने कहाँ लिखते हैं? इसे रेखीय गति में लिखते हैं W से। और भी टर्म होती है, जैसे शक्ति की बात की जाए तो शक्ति को अपने P वेक्टर किसके इक्वल लिखते हैं? F वेक्टर डॉट V वेक्टर लिखते हैं। तो यहाँ P वेक्टर शक्ति क्या लिखी जाएगी? टो वेक्टर डॉट ओमेगा वेक्टर से लिखी जाएगी। ये ओमेगा है, ध्यान रखना, ओमेगा वेक्टर से लिखी जाएगी। तो आप लोग देख सकते हो कि दोनों जो गतियाँ हैं उनमें तुल्य समीकरण जो आपको
प्राप्त हो जाती है, एफ वेक्टर डॉट वी वेक्टर टो वेक्टर डॉट ओमेगा वेक्टर। इसी तरीके से घूर्णी गति रेखीय गति में गति की समीकरण भी होती है, जैसे v इक्वल यू प्लस ए टी होती है, उसी तरीके से अपने वहाँ भी क्या होती है समीकरण होती है ओमेगा इक्वल ओमेगा 0 प्लस अल्फा टी के रूप में, उसके बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं। तो आपका ये 8वां चैप्टर जो है ये कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। इसके बाद में अपने नया चैप्टर शुरू करने वाले हैं, 7वां चैप्टर